हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मूल कंसेप्ट का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट क्लास तक हमने जो है बात कर ली थी घनत्व की, है ना। डेंसिटी तक हमने बातें कर ली थी कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, है ना। और इसके अलावा वाष्प घनत्व क्या होता है, विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, ये सारी बातें हमने कर ली थी। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में हम एक तो पढ़ेंगे भैया जी औसत अणुभार के बारे में, और दूसरा जो है वो हम पढ़ेंगे प्रतिशत संगठन के बारे में। ये दो टॉपिक जो है वो आज की क्लास के रहेंगे। तो देखना स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले औसत अणुभार के बारे में, ठीक है ना। या फिर यूं बोल सकते हो कि गैसीय मिश्रण का औसत अणुभार। तो गैसीय मिश्रण का औसत अणुभार, है ना। बहुत ही सिंपल सा आसान सा टॉपिक है, ठीक है, कि एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। देखो जी, क्या होता है औसत अणुभार या गैसीय मिश्रण के केस में। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैं कहता हूं कि मान लो O2 गैस है। अब कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो आप अणुभार कितना लोगे, जितना O2 का होता है 32 लोगे, है ना। एक मिश्रण है दूसरा, मान लो यहाँ पर N2 गैस है। कोई भी कैलकुलेशन आप करना चाहते हो तो अणुभार कितना लोगे, अणुभार भैया इसका 28 लोगे, जितना है। एक कंटेनर है, इसमें हीलियम है, कोई भी कैलकुलेशन आपको करनी है तो अणुभार कितना लोगे, 4 लोगे, है ना। लेकिन मान लो एक ही कंटेनर में हमारे पास ये तीनों गैस है, इसमें O2 भी है, इसमें N2 भी है, इसमें हीलियम भी है। एक ही कंटेनर में ये सारी गैसें हैं। तो इस कंडीशन में जो हम अणुभार कितना माने, हम 32 माने, हम जो है इसका 28 माने, या इसका हम 4 माने। कैलकुलेशन कौन से अणुभार के साथ करें। जैसे वायु है, मान लो हवा है, तो हवा में आपको पता है नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, और बाकी दूसरी गैसेस भी होती है, लेकिन मेन कंपोनेंट किसका, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। तो हम हवा का अणुभार कितना ले यार, 28 ले कि 32 ले, है ना। तो जब भी ऐसा केस आता है कि अगर आपको कोई गैसीय मिश्रण दे, तो उस मिश्रण के केस में हम किसी एक इंडिविजुअल गैस का अणुभार ना लेके हम इन सारी गैसों के अणुभार का क्या करते हैं, औसत लेते हैं। जैसे भैया हम एवरेज ले लेंगे 32 का, 28 का, 4 का। एक काम करो, इन सब का एवरेज ले लो, है ना। जैसे हवा है तो हवा में 32 और 28 का क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो कोई भी गैसीय मिश्रण है, गैसीय मिश्रण में किसी एक गैस का अणुभार हम ना लेके पूरे मिश्रण का क्या कर लेते हैं, औसत अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। औसत अणुभार लेते हैं कोई भी अगर गणना करनी होती है, कोई भी किसी प्रकार की कैलकुलेशन करनी होती है तो। और भैया ये जो एवरेज है, ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है। वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही आसान सा काम है। किसी भी गैसीय मिश्रण के लिए अगर आपको एम एवरेज निकालना है तो एम एवरेज निकालने का तरीका ये है, टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, या टोटल मोल्स इन मिक्सचर, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। जब भी आपको किसी भी गैसीय मिश्रण के लिए एक तरीके से एम एवरेज निकालना है, तो मिश्रण का कुल भार डिवाइड बाय मिश्रण में कुल मोलों की संख्या, ये एम एवरेज निकालने का क्या रहेगा, तरीका रहेगा। आसान सा काम है ना। छोटा सा फॉर्मूला, कुछ भी करके मास निकाल लो, कुछ भी करके मोल निकाल लो, या फिर आपको कम से कम क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी कि आप मिश्रण का द्रव्यमान और मिश्रण में मोलों की संख्या दोनों आराम से निकाल सकते हो। और दोनों आ गए तो भैया यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, आराम से जो है एम एवरेज फिर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन से इसको हम समझ लेते हैं। देखो, इस एक फॉर्मूले पर कितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये हमें समझना है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन से हम अपनी बात को समझते हैं कि आपको ये बोल दिया कि एक गैसीय मिश्रण में 32 ग्राम CH4, ठीक है, 32 ग्राम O2 तथा 16 ग्राम हीलियम उपस्थित है, ठीक है। तो गैसीय मिश्रण का औसत अणुभार ज्ञात कीजिए, औसत अणुभार ज्ञात कीजिए।
ऐसी कंडीशन है कि कोई गैसीय मिश्रण है और उस गैसीय मिश्रण में ये सारी इतनी इतनी गैसें हैं और आपको क्या करना है, उस गैसीय मिश्रण का औसत अणुभार ज्ञात करना है। तो सिंपल सा काम है भैया, औसत अणुभार ज्ञात करने का तरीका है ना, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, हर एक गैस के मोल निकाल लेते हैं। तो मोल निकालने का काम तो बहुत ही आसान सा है, अब हम सीख चुके हैं। तो जैसे CH4 के मोल आ जाएंगे, दिया गया भार बटे अणुभार कितना होता है 16, तो CH4 के मोल कितने 2। जैसे हमारे पास O2 के मोल आ जाएंगे NO2, दिया गया भार बटे अणुभार कितना 32, तो O2 के मोल आ गए कितने 1। जैसे हमारे पास जो है वो हीलियम के मोल आ जाएंगे, हीलियम के मोल कितने 16/4, मोल कितने आ गए 4 आ गए। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास सबके क्या आ गए, मोल आ गए। और अब मोल अगर एक बार आ गए तो भैया अब हम क्या कर सकते हैं, एम एवरेज। तो एम एवरेज निकालने का तरीका होता है कुल भार। कुल भार देखो जरा 32 + 32 प्लस कितना हो गया 16 डिवाइड बाय टोटल मोल 2 + 1 प्लस कितना 4, ये हो गया जी। 6 और 4 10, 1 3 3 6 और 1 7 और 1 8 डिवाइड बाय 7। ये लो जी, हमारे पास जो मिश्रण है ना उसका एम एवरेज आ गया, कितना आया है 80/7। आप चाहो तो इसको और इजी कर सकते हो, कितना आ जाएगा ये 1 और दूसरी तरफ जो बचेगा कितना 1, तो जो है वो अपने पास आ गया 1.1 और 4। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज मोलर मास आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर इस मिश्रण के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, तो भैया उस केस में जो है वो आप इसका एवरेज मोलर मास कितना लोगे, 11.4 लोगे। क्लियर है बात। फिर देखो जरा कि और क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे, सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस दिमाग लगाना है, सॉल्व करना है और कोई बड़ा टास्क नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम कि आपको ये बोला है कि एक गैसीय मिश्रण में 1 मोल N2, ठीक है। फिर आपको ये दे दिया 1 मोल N2 है, 1 मोल C2H2 तथा 2 मोल CH4 के उपस्थित है। ठीक है, क्या कोई गैसीय मिश्रण है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। और अब आपको दे दिया कि भाई गैसीय मिश्रण का औसत अणुभार ज्ञात कीजिए। तो गैसीय मिश्रण का औसत अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपको एक क्वेश्चन और दे दिया। तो सिंपल सा काम कि भाई औसत अणुभार गैसीय मिश्रण के लिए ज्ञात करने का हमारे पास एक ही तरीका है, और तरीका है क्या, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो भैया इस बार आपको जो टोटल मोल तो दिए हैं, है ना, मास निकाल लेते हैं। पहले जो है वो आपको मास दिया था, मोल निकाल लिया, अब उल्टा है, आपको मोल दे रखे तो हम मास निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले CH4 के लिए, है ना, या फिर आप यूँ कहो कि हमारे पास है N2, तो 4N2 के लिए जो वो हमें मास निकालना, तो मास निकालने का तरीका क्या बता रखा, मोल इनटू अणुभार कितना 28, तो इसका मास आ गया कितना 28 ग्राम। फिर देखो 4 हमारे पास अगली गैस है कौन सी, C2H2, तो यहाँ पर मास निकालने का तरीका क्या रहेगा अपने पास, मोल गुणा इसका अणुभार। C2H2 का कितना है 26 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 26 ग्राम। 4CH4 के लिए हमें मास चाहिए, तो मोल कितने हैं 2 गुणा, और इसका अणुभार कितना है भैया 16 है, तो इसका आ जाएगा कितना 32 ग्राम। और टोटल मास चेक कर लो पहले, तो टोटल मास हमारे पास देखो कितना आ जाएगा 32 + 26 + 28, तो ये आ गया 16 1, और ये आ जाएगा 4 4 8 86 ग्राम, ये टोटल मास आ गया। अब भैया एम एवरेज हमें निकालना है, तो एम एवरेज निकालने का तरीका टोटल मास अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कितने हो गए, 4 ही हो गए ना, 2 इसके और 2 इन दोनों के, तो 4 हो गए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 43/2, और 43/2 का मतलब हो गया भैया जी 21.5। तो ये हमारे पास इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास है। ध्यान ये रखना है कि जो एवरेज वैल्यू है ना, वो कभी भी मिश्रण के अधिकतम अणुभार से ज़्यादा नहीं आएगी और न्यूनतम अणुभार से कम नहीं आएगी। जो एवरेज वैल्यू होती है अधिकतम अणुभार से कभी ज़्यादा नहीं होती है, और न्यूनतम अणुभार से एवरेज वैल्यू कभी कम नहीं होती है। क्लियर है बात। ये है कि जैसे यहाँ पर मिश्रण में अधिकतम अणुभार कितना था 32 था, तो आप कुछ भी कर लो, अगर एम एवरेज आप सही तरीके से ज्ञात कर रहे हो तो एम एवरेज कभी भी 32 से ज़्यादा नहीं जाएगा, और कुछ भी कर लो अगर सही तरीके से ज्ञात कर रहे हो तो एम एवरेज कभी 26 से कम नहीं आएगा, इसी रेंज में रहेगा। और जिसका भी परसेंटेज मोल परसेंटेज ज़्यादा रहता है उसके आसपास रहता है। जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है, जिसके मोल मिश्रण में सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके सबसे करीब रहेगा कौन, एम एवरेज। ठीक है, फिर देखिएगा
कि भाई ये तो हुए 2 क्वेश्चंस, और भी कई अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन और दे दिया कि भैया 2 मोल, क्वेश्चन ये है 2 मोल SO3 तथा SO2 के एक मिश्रण का औसत अणुभार 75 है। तो मिश्रण में SO2 का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सिंपल सा काम है कि आपको ये दे दिया कि 2 मोल तो SO3 है और SO2 का है, मतलब उसमें कुछ मोल SO2 के हैं, तो आपको ये बताना है कि SO2 का भार कितना है। तो एक काम करते हैं, सेम टू सेम यही तरीका हम तो लगाते हैं और जो भी अननोन होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना ज़रा कि एम एवरेज निकालने का तरीका वही क्या रहेगा, ऊपर तो आएगा टोटल मास डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, टोटल मोल्स। ये हमारे पास जो क्या है, एक तरीके से एम एवरेज निकालने का तरीका है। मान लो वो जो मिश्रण है ना, मिश्रण ये है, मिश्रण में 2 मोल तो हो गए किसके, SO3 के, ठीक है, और n मोल हो गए मान लो उसमें SO2 के। ठीक, ये तो मोल आ गए। अब एक काम करता हूं, मैं भार निकाल लेता हूं। तो भार निकालने का तरीका क्या आ जाएगा, मोल गुणा अणुभार। इसका तो कितना 180, तो इसका भार तो आया कितना 160 ग्राम, और इसका भार हमारे पास आ जाएगा भैया मोल कितने n, और अणुभार जो इसका कितना होता है 64, तो इसका अणुभार 64 आ गया, तो 64 n। ये हमारे पास क्या आ गया, एक तरीके से मिश्रण में SO2 का भार आ गया। अब मोल आ जाएगा तो भार तो आ ही जाएगा। तो एक काम करते हैं, वैल्यूज रख देते हैं। एम एवरेज दे रखा है कितना 75, और दूसरी तरफ टोटल मास, तो टोटल मास आ गया 160 प्लस कितना 64 n डिवाइड बाय टोटल मोल, तो टोटल मोल आ गए कितने भैया जी 2 प्लस n। अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। देखिएगा जरा, केवल यहाँ पर एक ही चीज़ अननोन है और वो क्या है n, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा 150 प्लस 75 n बराबर 160 प्लस 64 n, है ना। इसको इधर कर दो, तो 75 माइनस 64, तो ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है भैया 6 और 5 कितना 11, तो 11 n बराबर ये आएगा कितना 10, तो n बराबर आ गया भैया जी 10/11। ये लो जी, मिश्रण में हमारे पास इसके मोल आ गए 10/11, यानी 0.9 के आसपास आ जाएगा कुछ, है ना। तो मोल आ गए, तो मास आपको पूछा है, तो मास निकालने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा, मास ऑफ SO2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 64 गुणा मोल कितने हैं 10/11। ये हमारे पास आंसर है। इसको सॉल्व कर लो कि मिश्रण में इतना ग्राम जो है वो SO2 का उपस्थित है। आई होप मेरी सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा जो है वो हम और आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो कि नेक्स्ट जो है और इस पे देखते हैं कि भाई कंडीशन ऐसी है कि कई बार आपको परसेंटेज वाला क्वेश्चन दे देता है ना, कि भाई एक मिश्रण है और उसमें जो है वो जैसे 2 गैसों में से एक का परसेंटेज दे दिया या किसी का परसेंटेज पूछ लिया, है ना। जैसे एक एग्जांपल से ही इसको हम समझते हैं कि आपको ये दे दिया कि एक मिश्रण है अपने पास, और मिश्रण है C2H2 तथा C2H6 के मिश्रण का औसत अणुभार यदि, ठीक है, कि भैया इन दोनों के मिश्रण का आपको औसत अणुभार दे रखा है और औसत अणुभार दे दिया कितना 29 है। तो मिश्रण में C2H2 की भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके का जो है वो आपको एक क्वेश्चन दे दिया। अब सिंपल सा काम है, कोई जो है मुश्किल काम नहीं है भाई। ये जरूर ध्यान में रखना कि आपको यहां पर क्या पूछा है, भार प्रतिशतता। तो अगर आपको भार प्रतिशतता पूछे या अगर क्वेश्चन में भार प्रतिशतता मेंशन कर रखी है, तो आप ये मान लो टोटल भार कितना है 100। और दूसरा काम क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में एक आता है मोल प्रतिशतता। तो अगर क्वेश्चन में मोल परसेंटेज आपको पूछे, तो मोल परसेंटेज जब भी पूछता है तो आप टोटल मोल मान लेना कितने 100। क्या है कि भार प्रतिशतता पूछेगा तो टोटल भार 100 मानने हैं, और मोल प्रतिशतता पूछे तो टोटल मोल कितने मानने हैं 100 मानने। तो आप ये मान लो कि मिश्रण का कुल भार 100 ग्राम है
है ना, यदि मिश्रण का कुल भार ये है भैया कितना 100 ग्राम है, मिश्रण का कुल भार कितना है 100 ग्राम है। ठीक है, अब दो गैसें है 100 ग्राम में, एक तो C2H2 है, एक C2H6 है। तो भैया एक का मान लो X है ना, जैसे C2H6 का भार ये हम ले लेते हैं कितना X ग्राम। तो भैया C2 या फिर आपको पूछा किसका C2H2 का, तो आप एक काम करो C2H2 का भार ले लो कितना X ग्राम, वैसे किसी का भी ले सकते हो X, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C2H2 का भार है X ग्राम, तो C2H6 का भार, तो C2H6 का भार कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा भैया जी 100 माइनस कितना X ग्राम, ये। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है कि एक तो X हो गया तो दूसरा हो जाएगा 100 माइनस X। आपको कि सर 100 ही क्यों माना, क्योंकि इसने पूछा प्रतिशतता कि भाई प्रति 100 में जो है वो इसका कितना भार उपस्थित है, तो इसने एक तरीके से ये दे रखा है कि मिश्रण का कुल भार कितना है 100 ग्राम है, इसलिए 100 माना है। अब 100 में से एक को x मान लिया तो दूसरे का भार कितना आ गया 100 माइनस x, तो मोल निकाल लेते हैं हम, है ना। तो इसके मोल निकालने का तरीका तो आ जाएगा दिया गया भार बटे अणुभार, अणुभार इसका कितना है 26, और इसके मोल निकालने का तरीका हमारे पास आ जाएगा भैया जी दिया गया भार 100 माइनस x डिवाइड बाय अणुभार कितना है, इसका अणुभार है भैया 30। ठीक है, तो इसका अणुभार आ गया 30, ये लो जी दोनों के मोल आ गए और कुल भार आ गया, कुल भार कितना है 100 है ना। अब बस वैल्यू रख देते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है एम एवरेज निकालने का, एम एवरेज है कितना 29 दे रखा है। कैसे निकालते हैं भैया जी, टोटल मास, तो टोटल मास दोनों मिला के कितना है 100 है ना, डिवाइड बाय टोटल मोल, तो ये आया x बटे 26 प्लस ये आ जाएगा 100 माइनस x बटे कितना 30। क्लियर है बात। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, देखिएगा जरा 29 इज इक्वल टू 100 और नीचे एलसीएम कितना आ गया 26 गुणा 30 कर दो इसको, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 30x है ना, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 26 100 माइनस कितना x। थोड़ा सा अब इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो जी कि इसको सॉल्व करूँगा तो ये सारा सामान ऊपर जाएगा, तो 29 एक मिनट तो 29 इज इक्वल टू ये आया 100 गुणा 30 गुणा 26 और डिवाइड बाय नीचे जो है वो हमारे पास कितना आएगा 30x प्लस ये कितना आ जाएगा 26 और ये आ गया 100 माइनस कितना x। इस पूरे को इधर ले आओ और जो है वो इसको हम सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके यहाँ से जो है वो इसको 29 और ये आ गया भैया हमारे पास कितना 30x प्लस इसको मैं बोल सकता हूँ 2600 माइनस 26x, और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 30 गुणा 100 है ना, या इसको मैं 3000 गुणा कितना कर दूँ 26 कर देता हूँ। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ गया 3000 गुणा 26, ये लो जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक ही चीज़ अननोन है x, ठीक है ना। देखो हाँ भाई, तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू जो है ना वो निकल के आएगी भैया जी 22.4। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना। तो सीधा सा काम है, x जो है वो कितना आ रहा है 22.4 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि 100 में से 22.4% है ना, या फिर परसेंटेज ही आया क्योंकि 100 में से 22.4 है तो परसेंटेज कितना 22.4 है, जो आपको पूछा है वो ही है 22.4। तो इस तरीके का सवाल भी आ सकता है। अब इसी में जो है ना, अगर मान लो इसी की जगह मोल देता आपको तो क्वेश्चन में हम प्रारंभिक भार 100 नहीं मानते, फिर प्रारंभिक मोल जो है वो कितने मान लेते, वो 100 मान लेते। जैसे ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं है ना, सेम मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। जैसे ये है, यदि ठीक है अपने पास ऐसा है कि O2 तथा CO2 के एक मिश्रण का औसत अणुभार यह है 40 है, तो मिश्रण में O2 का मोल प्रतिशत, ठीक है, मोल प्रतिशत भी दे सकता है या आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको या तो मोल प्रतिशत दे सकता है या फिर आपको हो सकता है आयतन प्रतिशत भी दे दे। एक ही बात है कि जो अनुपात मोल का आता है वही अनुपात किसका आता है, आयतन का आता है। तो क्वेश्चन में चाहे मोल प्रतिशत पूछे चाहे आयतन प्रतिशत पूछे, तरीका वही सेम ही रहेगा। तो आप देखो पिछला वाला क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना है। पहले जो है वो आप इसको पूरा ढंग से वैसे सॉल्व करो, उसके बाद में जो है वो मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा इसका, कि मान लो यदि
मिश्रण में कुल मोल, मिश्रण में कुल मोल, कुल मोल है भैया 100, या आप ये मान सकते हो कि मिश्रण का कुल आयतन कितना है 100। क्यों भाई, इस बार मोल क्यों माना, इस बार भार क्यों नहीं माना? पहले आपको दे रखा था कि भार प्रतिशतता ज्ञात करनी है, इस बार आपको दे रखा है कि मोल प्रतिशतता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कुल मोल कितने मान लिए 100, और 100 में से मैं मान लेता हूं, मान लो x मोल जो है ना वो तो है किसके, O2 के, और बाकी जो बच गए 100 माइनस x मोल वो हो गए किसके, CO2 के, ठीक है। ऐसी कंडीशन है। अब देख लो जरा कि भैया मोल आ गए तो मैं भार निकाल लेता हूं। इसके 1 मोल का भार होता है 32 ग्राम, तो यहां पर भार आएगा 32x ग्राम, और इसका भार जो है ना 1 मोल का भार होता है 44, तो ये आ जाएगा 44 माइनस 100x ग्राम। क्लियर है? अब देखना इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। वही बात यार, एम एवरेज हमें निकालना है, तो एम एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल मास। एम एवरेज आपको दे रखा है वैसे कितना, 40, और बराबर टोटल मास, तो टोटल मास तो कितना है 32x प्लस 44, और ये आया कितना 100 माइनस x, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल, और टोटल मोल कितने हैं इस बार 100 है, ये लो जी। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आया कितना 4000, ये आएगा कितना 32x प्लस ये आएगा कितना 4400, है ना, ये आ गया कितना 4400 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 44x, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। 32 और 44 का डिफरेंस कितना होता है, मेरे ख्याल से 12 का होता है, तो यहाँ पर आया 12x बराबर कितना आ गया भैया जी, ये आ गया 400, चेक कर लेना। तो x बराबर आ गया कितना 100/3, बोले तो 33.33%, ये लो, यानी कि इस गैसीय मिश्रण में 33.33% तो ऑक्सीजन है, बाकी का जो बच गया 66-67% वो जो है वो कौन हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा कौन, CO2, ठीक है। अब देखिएगा कि भाई इसी को डायरेक्टली कैसे करना आपको, ऐसे क्वेश्चन जब आए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, हम इतना सारा कैलकुलेशन थोड़ी ना कर सकते हैं, है ना। तो इसको डायरेक्टली करने का तरीका देखना, लेकिन डायरेक्ट मेथड में आपको यह ध्यान में रखना है कि केवल जिसमें मोल परसेंटेज पूछ रखा हो ना उसी को हम इस मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं। जो भार प्रतिशतता वाला क्वेश्चन था इससे पहले वाला, उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, मोल वाले को ही हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट देखो कि अगर किसी क्वेश्चन में मोल परसेंटेज पूछे तो डायरेक्ट करने का तरीका यह है भैया, हमारे पास देखो 3 चीजें होगी कि पहली बात तो 2 तो गैसें होगी, एक उनका एम एवरेज होगा। तो गैस कौन कौन सी ये देख लो, पहले तो O2 है, एक गैस कौन सी है, CO2 है। मॉलिक्यूलर वेट इनका कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44 है, और तीसरी चीज होगी भैया इनका एम एवरेज, तो यहां आएगा एम एवरेज, इसके ज्यादा नजदीक है ना, कितना है 40, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 चीजें आ गई, दोनों गैसों का तो अणुभार आ गया, एक एम एवरेज, अणुभार हमें ऑलरेडी पता होता है किसी भी गैस का, और एम एवरेज जो क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब डायरेक्ट करने का तरीका देखना भैया, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है कितना 8 का, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना 4 का, और टोटल जो अंतर है, टोटल जो अंतर है वो कितना है 12 का, ठीक है। तो अगर आपको जिसकी भी मोल प्रतिशतता निकालनी है, परसेंटेज ऑफ O2, आपको जिसका भी परसेंटेज निकालना है भैया जी, मुझे O2 का परसेंटेज निकालना है, तो टोटल डिफरेंस कितना है 12, ठीक, टोटल डिफरेंस कितने का आया 12। फिर जिसका परसेंटेज निकालना है उसको छोड़कर बाकी 2 का डिफरेंस, जैसे मुझे जो है वो O2 का परसेंटेज निकालना है, तो O2 को छोड़कर बाकी 2 का डिफरेंस कितना आया 4 का, तो बाकी 2 का डिफरेंस 4 का गुणा कर दो 100 से, तो ये हमारे पास है कितना 33.33%, ये हमारे पास आ गया परसेंटेज ऑफ O2। क्लियर है बात, सिंपल सा काम है। जैसे मान लो मुझे परसेंटेज ऑफ CO2 निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ CO2 निकालने का तरीका, टोटल डिफरेंस कितना 12 का, जिसका परसेंटेज निकालना है CO2 का निकालना है, इसको छोड़कर बाकी 2 का डिफरेंस, तो बाकी 2 का डिफरेंस कितना आया 8, और ये कर दो गुणा 100, और इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा कितना, वही अपने पास है 66.67%, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो जरा, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, वो आपको इसी डायरेक्ट मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये है कि SO2 तथा SO3 के एक मिश्रण का औसत अणुभार, ठीक है, इनके मिश्रण का औसत अणुभार जो है ना वो जैसे आपको दे दिया 70 है, ठीक है। तो मिश्रण में SO2 का या SO2 की आयतन प्रतिशतता की गणना कीजिए, प्रतिशतता की
गणना कीजिए। ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन है। SO2 की आपको आयतन प्रतिशतता की गणना कर दी है। क्वेश्चन में चाहे आयतन प्रतिशतता पूछे चाहे क्वेश्चन में मोल प्रतिशतता पूछे, एक ही बात होती है। तो यहां पर देखिएगा कि वही हम तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। एक तो तरीका है आप टोटल मोल मान लो कितने 100, या टोटल आयतन मान लो कितना 100, और दूसरा तरीका है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट के लिए मैंने कहा 3 चीजें होगी। एक तो हमारे पास SO2, एक है हमारे पास SO3। अणुभार चेक करो तो इसका अणुभार आया कितना 64, इसका अणुभार जो है वो कितना आया 80, है ना, SO3, और इसका अणुभार कितना आया 80, है ना। और तीसरा मैंने कहा M एवरेज, तो M एवरेज जो इन दोनों के कहीं पर बीच में होता है, तो यहाँ कहीं पर जो है वो M एवरेज आएगा, है ना, कितना है 70। जिसके पास है उस वहाँ इंडिकेट कर दो कि भाई SO2 के ज़्यादा नज़दीक है ना 70, तो इसलिए SO2 के पास किया है। एकदम बीच में आता तो बीच में लगा देता, SO3 के पास होता तो इसको SO3 के पास कर देता। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको तो अंतर चेक करना है। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 6 का, इन दोनों का अंतर कितना 10 का, और टोटल अंतर हो गया कितने का 16 का, है ना। तो परसेंटेज ऑफ SO2 आपको निकालना है, तो टोटल डिफरेंस कितना 16, ठीक है। और फिर जिसका निकालना है उसको छोड़कर बाकी 2 का परसेंटेज, बाकी 2 का डिफरेंस। SO2 का निकालना तो SO2 को छोड़ दो, बाकी 2 का जो डिफरेंस है वो कितना है 10, और ये आ गया गुणा 100, खत्म बात। ये गया कितना 5 और ये गया कितना 8, तो ये जो है वो कितना आ जाएगा 4 और ऊपर 50, तो 25/4, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा 125 डिवाइड बाई 4%। ये सिंपल सा काम है। इसी तरीके से आपको क्या करना होता है, सॉल्यूशन करना होता है। ये डायरेक्ट मेथड हो गया, लेकिन ये मेथड केवल और केवल ध्यान रखना मोल परसेंटेज पर ही लागू होगा, कहीं और लागू नहीं होगा। जो मास परसेंटेज वाला क्वेश्चन था ना, भार प्रतिशतता वाला था, उस पर यह तरीका लागू नहीं होगा, है ना। तो आई होप मेरी सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। ये है भैया गैसीय मिश्रण का औसत अणुभार, ठीक है। तो ये एक टॉपिक और हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो चीज़ है ना, वो है अपने पास प्रतिशत संगठन, ठीक है। और बहुत ही आसान सा काम है। तो टॉपिक हेडिंग जो है वो मैं लगा देता हूँ। हेडिंग है प्रतिशत संगठन। देखिएगा, प्रतिशत संगठन क्या होता है ना। और परसेंटेज कंपोजिशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। देखो जी कि किसी भी कंपाउंड में कोई भी यौगिक है, तो किसी भी यौगिक में किसी एक पर्टिकुलर तत्व की भार प्रतिशतता कितनी है, ठीक है। तो भार प्रतिशतता कितनी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत संगठन बोलते हैं। जैसे आप समझना कि यार H2O है, ठीक। अब H2O का टोटल अणुभार कितना है, टोटल अणुभार कितना 18, है ना। और 18 में से मैं अगर आपको पूछूं कि यार 18 में से हाइड्रोजन का हिस्सा कितना है, तो आप कहोगे देखो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन का हिस्सा 18 में से कितना ग्राम है 2 ग्राम के, अणुभार कितना 18 ग्राम, और 18 में से हाइड्रोजन का हिस्सा कितना है 2 ग्राम, और गुणा कर दो 100, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन की भार प्रतिशतता आ गई, ठीक। जैसे ऑक्सीजन का हिस्सा कितना है, तो 18 में से ऑक्सीजन कितना हो गया 16, और गुणा कर दो 100 से, ये हमारे पास किसकी परसेंटेज आ गई, ऑक्सीजन की परसेंटेज आएगी। तो ये जो है ना कि किसी एक यौगिक में किसी पर्टिकुलर तत्व की भार प्रतिशतता कितनी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम प्रतिशत संगठन से प्रदर्शित करते हैं, या इसी को प्रतिशत संगठन बोला जाता है। अब आप देखना जरा कि अगर आपको किसी भी तत्व का प्रतिशत संगठन निकालना है, तो किसी तत्व का प्रतिशत संगठन निकालने का तरीका यह रहता है, ध्यान से देखिएगा कि भाई प्रतिशत संगठन, ठीक है, निकालने का तरीका यह है, नीचे तो आएगा कि यौगिक का अणुभार, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था ना कि H2O का कितना अणुभार कितना 18, तो नीचे तो आएगा यौगिक का अणुभार, ठीक है। और ऊपर जो है ना हमारे पास ऊपर आ जाएगा कि भाई उस यौगिक में उस तत्व का भार कितना है, तो यौगिक में तत्व का कुल भार, तो यौगिक में तत्व का कुल भार, और गुणा कर दिया कितने से 100 से। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रतिशत संगठन निकालने का तरीका आ गया। या तो आप प्रतिशत संगठन ऐसे निकाल लो, या फिर प्रतिशत संगठन इसी को मैं यूं भी लिख सकता हूं, देखो जरा कि प्रतिशत संगठन निकालना है ना, तो प्रतिशत संगठन हम यूं भी निकाल सकते हैं कि भाई नीचे तो आ जाएगा क्या यौगिक का अणुभार, तो नीचे तो आ गया हमारे पास क्या यौगिक का अणुभार, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा कि भाई इस यौगिक में, है ना, कि भाई वही उस तत्व का कुल भार कितना है, ये तो करना है। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं कि यौगिक में, या
जिस भी तत्व का आप परमाणु भार ज्ञात कर रहे हो, जिस भी तत्व का परसेंटेज आप ज्ञात कर रहे हो, तो यहां पर आ जाएगा भैया तत्व का, उस तत्व का परमाणु भार गुणा कर दो इसको Z से और इंटू 100 कर दो। अब यार यहां पर Z क्या है, तो Z जो है ना वो हमारे पास हो जाएगा, Z बराबर है यौगिक में तत्व के परमाणुओं की संख्या, यौगिक में तत्व के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो भैया नीचे तो जो है वो हमारे पास क्या हो गया, यौगिक का अणुभार। अब ऊपर जो है ना देखो, यौगिक में तत्व का कुल भार, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई यौगिक में तत्व का कुल भार है। तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि तत्व का परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार, और इसको गुणा कर दो किससे, Z से, और ये गुणा हो जाएगा 100। अब यार ये समझना कि तत्व का परमाणु भार इंटू Z, Z क्या है यहाँ पर, तो Z हमारे पास हो जाएगा यौगिक में तत्व के परमाणुओं की संख्या, यौगिक में तत्व के परमाणुओं की संख्या। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा कि भाई उसमें तत्व के कितने परमाणु हैं, है ना। जैसे अभी हमने वाटर की बात करी थी, तो वाटर के केस में जो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना, 1 इंटू जो वो Z की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। ये प्रतिशत संगठन निकालने का एक तरीके से तरीका होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, और जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट में जितने भी तत्व है सबका हमें प्रतिशत संगठन निकालना है। बहुत ही सीधा सा सिंपल सा काम है। जैसे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालना है सबसे पहले, तो भैया नीचे तो हमारे पास इसका टोटल अणुभार कितना आ गया, 100, है ना, और ऊपर जो है वो कैल्शियम का परमाणु भार कितना, 40 गुणा इसमें कितने परमाणु है, एक ही है, Z की वैल्यू 1 है, गुणा 100। तो कैल्शियम का परमाणु भार में यहाँ पर प्रतिशतता आ गई कितनी, 40, कि भाई इस पूरे कंपाउंड में कैल्शियम की भार प्रतिशतता कितनी है, 40% है। जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, सेम टू सेम 100 है, 100 में से कार्बन का कितना, 12 गुणा परमाणु कितना है, एक ही है, तो Z की वैल्यू 1, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया कितना भैया जी, 12% आ गया। फिर इसके बाद में जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो 100 परमाणु भार, अणुभार 100 है, इसमें से जो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, 16 गुणा ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 3 गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया जी 48%। ये हमारे पास प्रत्येक तत्व की भार प्रतिशतता निकल के आ गई। जैसे आप ये देखो ग्लूकोज है ना, C6H12O6 ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज में आपको क्या करना है, सबकी भार प्रतिशतता निकालनी है। सीधा सा काम है कि सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन, है ना, अणुभार कितना, 180, 180 में कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है ना, गुणा कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी, 6, और इंटू कर दो 100। ये लो जी, कार्बन की परसेंटेज आ गई हमारे पास। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये 3 और ये 4, कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 40% कार्बन आ जाएगा। कि भाई ग्लूकोज में, है ना, 40% भार अनुसार कौन उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है। फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, अगर मुझे हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, अणुभार कितना, 180, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना, 1, तो 12 का गुणा 12 और ये गुणा कर दिया 100। इसको सॉल्व करो, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 6.66%। क्लियर है बात, सिंपल सा काम है। फिर लास्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वैसे जो लास्ट में बच जाएगा उसका परसेंटेज निकालने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप बाकी सारे को ऐड करो और 100 में से माइनस कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा। बाकी जो है आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 180 में से ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार, वही 16 गुणा परमाणु की संख्या कितनी है, 6, और गुणा कर दिया क्या, 100। ये कैंसिल हुआ और यहाँ पर जो इसको सॉल्व करोगे ये 46.66 है, तो बाकी बच जाएगा कितना, लगभग 53.33% के आसपास बच जाएगा। ये हमारे पास कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप क्या करोगे, परसेंटेज निकालोगे। किसी भी तत्व का निकाल सकते हो। एक कंपाउंड जो होता है उसमें कोई भी तत्व है उसका परसेंटेज आपको इसी तरीके से निकालना है। तो ये है प्रतिशत संगठन। आज की क्लास में यही तक करते हैं। अगली क्लास में इसी परसेंटेज संगठन पर, प्रतिशत संगठन पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं परसेंटेज से। और अगली क्लास का टॉपिक अपना रहेगा मूलानुपाती सूत्र, और जो अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र, ये अपनी अगली क्लास का टॉपिक रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको जो है वो
समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आप देखो लाइव में जुड़ना चाहते हो तो रात को जो हो 9 बजे मैं लाइव भी करता हूँ, इसी टॉपिक का लाइव रहेगा, लेकिन वो लाइव जो है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ना। और वैसे तो जो है वो वोकेबलरी समझाने का तरीका वो हिंदी में ही रहता है, बस केवल लिखने का जो तरीका है वो क्या रहता है, वो इंग्लिश में रहता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, आपका कोई डाउट है तो आप लाइव में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि सेम टॉपिक वहाँ पर चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।